कुछ खबरें आ रही हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है और क्लासर साहब सवाबी के जलसे का रीज़न दिया जा रहा है कि उनका कुछ मिसकंडक्ट था, उन्होंने आके बात की या क्या, तो उसकी वजह से जो है उनको निकालने का फैसला किया गया है। हाउएवर अभी तक प्रॉपर कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ है। मैं इसमें ना 2-3 मिसालें मुझे वाक़यात याद आ रहे हैं, वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू और मुझे ट्रिगर हुआ हूँ जो मैंने हफीज़ुल्लाह नियाज़ साहब की बात सुनी है। हालांकि जहन में रखें हफीज़ुल्लाह नियाज़ साहब थोड़ा माजी में क्रिटिकल भी थे शेर अफजल मरवत पे या इन पे बात करते भी थे, लेकिन आज बड़ी उन्होंने खूबसूरत बातें की हैं कि ये लीडरशिप का काम होता है कि पार्टी में हर किस्मी लोग होते हैं। मैं 3-4 आज आपको ना मिसालें देना चाहता हूँ, इसलिए बात अगर लंबी हो जाए तो आई होप कि हमारे व्यूअर्स उसको बर्दाश्त करेंगे। एक तो ये है कि मैं लंदन में थे तो वहाँ पे 2007 की बात है, तो बेनज़ीर भुट्टो साहब उस वक्त पाकिस्तान से लोग जितने भी हैं उनकी पार्टी के जाते थे मिलने के लिए। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने वापस आना था, जनाब मुशर्रफ साहब से खुफिया मीटिंग्स हो रही थी दुबई में, अमेरिकन और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स जो हैं वो डील को LFO या NRO वगैरह बना रहे थे, सारा NRO सॉरी। तो उस पर वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो साहबा को किसी अपनी उनकी पार्टी की खतून को लीडरशिप के हवाले से कुछ कंप्लेंट्स की गई। तो उनका ख्याल था कि जब हम बेनज़ीर भुट्टो साहब को बातें बताएंगे तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है उनको पार्टी से डिसमिस करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उनको कहा पार्टी में, जो मेरे ज़राए में पार्टी में मौजूद थे, मुझे बताया उन्होंने कहा आपको वो जो भी असाइनमेंट पे काम कर रही हैं जो आपको नहीं अच्छी लग रही, उनको उन्होंने जिम्मे लगाया था कोई डिप्लोमेट्स से, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स सॉरी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं जहाँ पे कि आपने उनसे मिलकर लॉबिंग करनी है और उन्होंने ये पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बेनज़ीर भुट्टो साहबा का वो सारी चीज़ें बयान करनी है। पार्टी कुछ लोग समझ रहे थे कि वो इस पार्टी को ब्रीच कर रही हैं, ये उनका मीटिंग्स करना डिप्लोमेट से ब्रीफ करना ये शायद बेनज़ीर भुट्टो को नोटिस नहीं होगा, हम उनको बताएंगे कि देखें अपनी गुड्डी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने सबके मुँह बंद करवाए। तो उन्होंने कहा जनाब कि वो मैंने ही उनको असाइनमेंट दी है, मुझे पता है वो क्या करे, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। अच्छा बेनज़ीर भुट्टो बड़ी पावरफुल थी। वही वाली बात कि आपके पार्टी लीडरशिप को हर एक को पता होना चाहिए कि कौन किस काम का है। ऐसे मुझे यूसुफ गिलानी साहब भी पहली दफा गए अपनी सजा के रिहा होने के बाद लंदन गए, तो ये भी मिले वहाँ पे, बेनज़ीर भुट्टो साहब से पहली दफा मिल रहे थे आफ्टर 99 से, जब बेनज़ीर भुट्टो यहाँ से चली गई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो इनकी तकरीबन 8-9 साल बाद इनकी मुलाकात हो रही थी। तो खैर जब वहाँ पे रहमान मलिक साहब के घर से ये बाहर निकले मीटिंग वगैरह करके पहली दफ़ा गए, तो मैंने गिलानी साहब से पूछा, वहाँ पे अजवे रोड पे मिल गए, उस पर शहबाज शरीफ और इनकी गिलानी साहब की भी अचानक मुलाकात हुई वहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ पे खजूरें ले रहे थे खड़े हुए, मैं और गिलानी साहब, तो इधर से शहबाज शरीफ साहब आगे चलते हुए। अच्छा। इनकी बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही थी, 8-10 साल बाद, वहीं चिट चैट होना शुरू हो गई। तो मैंने उनसे पूछा गिलानी साहब से, मैं कि कैसे रही आज आपकी मुलाकात बेनज़ीर भुट्टो साहब से पहले थे? उन्होंने कहा भाई मैंने एक और चीज़ देखी बेनज़ीर भुट्टो साहब में, आफ्टर लॉन्ग टाइम में मिल रहा हूँ, आज उनको अपनी पार्टी के हर बंदे का पता है कि मैंने किससे क्या काम लेना है। एंड इट्स द ब्यूटी ऑफ लीडरशिप, शी नोज परफेक्टली कि मैंने किस बंदा मेरे किस काम का और मैंने इनको कैसे इनको इकट्ठा रखना है और मैंने इनसे कैसे काम करना लेना है डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस। जो बात ये नियाजी साहब कह रहे थे कि पार्टी लीडरशिप जो है इतनी पावरफुल स्ट्रांग हो कि पार्टी में हर किस्म बंदे को वो हैंडल कर सके, डील कर सके। उसका तीसरा वाक्य, एक दफा मुझसे पूछा, अब मैं नाम ले देता हूँ, मैं बल्कि कल कोशिश करेंगे उनको ले, बड़ा अरसा हो गया, इसाक हकवानी साहब। अच्छा। तो इनके जहांगीर तरीन साहब के घर ये अक्सर आते थे, तो इनका मुझे फ़ोन आ जाता था कि गप्पे लगाते हैं, सियासत मुझे भी होती थी। तो मैंने एक दफ़ा इन्होंने बातों में मुझसे पूछा, मेरी बाबर रवान साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, तल्लुक़ रहा है बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा ये बताएं कि बाबर रवान साहब जो हैं अगर इनको हम पार्टी में ले आए तो कैसे रहेंगे, मतलब आप उनको कैसे रेट करते हैं? मैंने उन्हें कहा जनाब बाबर रवान साहब पे बहुत हज़ार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लोगों के होते भी होंगे, करते भी हैं, सियासतदान को परफेक्ट तो कोई नहीं होता, हम भी नहीं है, लेकिन मैं उन्हें इंतहाई इंटेलिजेंट, शार्प, श्रूड कह लें, मतलब बहुत ज़हीन आदमी मैं समझता हूँ मैं, जो मेरी राय है सियासतदानों में, ही इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो आप देख लें, मैंने कहा कि आप लोग बाबर रवान साहब को हैंडल कर सकते हैं, तो मैं कि इट्स नॉट ईजी टू हैंडल हिम, मेरी ये राय है उनके बारे में, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन और मतलब बहुत सारे सोल्यूशन उनके पास होते हैं, बहुत सारी गुफ्तगूएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो आप लोग अगर हैंडल कर सकते हैं बाबर रवान साहब को, मैनेज कर सकते हैं, विच आई मेक सीरियसली डाउट।
मैं जिस तरह उनको जानता हूँ, जरदारी साहब के साथ उन्होंने काम किया, उससे पहले उनका बड़ा प्रोफाइल बड़ा है। वो तो बल्कि उसमें गिलानी साहब की मतलब नाम के गिलानी साहब वज़ीर आज़म होंगे, वजारत उज़्मा चला बाबर रवान साहब रहे थे जब पीपल्स पार्टी का दौर था। तो मैंने कहा देख लें, मैं तो उन्हें बड़ा हाई रेट करता हूँ, मैंने कहा एज फार इंटेलिजेंस इज कंसर्न्ड एंड हिज एफर्ट्स एंड, लेकिन अगर हैंडल कर सकें तो बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने। सही, ठीक। अच्छा, तो नहीं सुने, इसाक हकवानी साहब का जवाब नहीं सुना। सॉरी, हाँ, उन्होंने कहा रऊफ साहब आप जो उनकी ये चीज़ें बता रहे हैं, देन फॉल्ट लाइज एट आवर एंड। अगर हम बाबर रवान साहब को हमारी लीडरशिप हैंडल नहीं कर सकती तो बाबर रवान साहब का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर। देन फॉल्ट लाइज एट आवर एंड कि हम इस इंटेलिजेंस के लेवल को हम मैनेज नहीं कर पा रहे, या हमसे वो ऊपर की चीज़ है। ये बड़ी खूबसूरत बात थी कि उन्होंने हमें मतलब हमारे लीडर को इतना, वो जिन लोगों को लाना चाह रहा है उनसे ज़्यादा समझदार होना चाहिए, ज़्यादा उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए हैंडल करने के लिए। ठीक। और वो लेकर आए, बाद में आए बाबर रवान साहब आए, और बाबर रवान साहब ने कैसे राइज किया पार्टी के अंदर, कहाँ तक पहुंचे, वो हम सारी बातें जानते होते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा ये अच्छा, उस पर मेरी बात सुन के वो डरे नहीं है। इसाक हकवानी साहब की स्ट्रेंथ देखें, ना उन्होंने आगे से जहांगीर तरीन को डराया, तो ना उन्होंने इमरान खान को डराया भाई रऊफ से बात हो रही, रऊफ पे खुदा का खौफ करो, बच जाओ भाई, वो तो ऐसा बंदा है। नो, वो नहीं डरे। उनकी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी इसाक हकवानी साहब की। उन्होंने कहा नहीं, मतलब कोई और बंदा होता ना, जो मैंने बताया था कि शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं, मतलब है वो बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक हैं, और बहुत सारी कोई 3-4 और खूबियां बताई मैंने। और जरदारी साहब जैसे बंदे के साथ उन्होंने चीफ जस्टिस पूरी सुप्रीम कोर्ट के साथ एक लड़ाई लड़ी हुई है पीपल्स पार्टी के दौर में। और बंदा होता डर जाता कि रऊफ साहब और रहने दो, तुझे थैंक यू वेरी मच जी, बस। उन्होंने बल्कि आगे से उन्होंने 10 बातें बतानी थी, नहीं किया उन्होंने। नहीं, ऐसा बंदा हमें पार्टी को चाहिए, इंटेलिजेंस आदमी चाहिए। नो कमेंट। ये मैंने आपको जो 3-4 बातें बताई मैंने सारी, ये तो शेर अफजल मरवत के हवाले से थी। मैं बड़ा बैकग्राउंड दे गया इसका सारा। शेर अफजल मरवत का जो है, लाइक इट और नॉट, पूरी पार्टी डेड पड़ी थी। They were buried, वो क्या था, डस्ट एंड डन, वो क्या कहते हैं, डस्ट एंड डन, कोई इस तरह का इंग्लिश कहा जाए, फारिग थे, डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड, थैंक यू वेरी मच, डन एंड डस्टेड थे। कोई खान साहब से मिलने नहीं जाता था, कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता, खौफ से इनकी आवाज नहीं निकलती थी, लगते नहीं था PTI 9 मई के बाद जो उन पे क्रैक डाउन हुआ और उनको जिस तरीके का खामोशी, बिल्कुल मतलब वो कहते हैं कब्रिस्तान की खामोशी थी। ये तो टीवी पे नहीं आते थे, ये तो मतलब पार्लियामेंट के में तो थे नहीं ये, क्योंकि उस वक्त ये वो जब आए हैं। तो शेर अफजल मरवत जो है वो निकला है, उसने बहादुरी दिखाई है, उसने बंदे इकट्ठे किए हैं, उसने यूथ को अपने साथ रिलेट किया। यूथ अगर पार्टी के अंदर किसी से रिलेट करती है ना, या इमरान खान साहब से करती है, इमरान खान साहब के बाद वो शेर अफजल से करती है, कोई जो भी उसका स्टाइल था, ब्लंट है, मतलब सीधा है, उसके वो क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर नहीं है, जो उसको समझ में आती है वो कह देता है। हाँ। अच्छा, पश्तो स्टाइल में बड़े खूबसूरत अपनी उर्दू के साथ जो लोगों को नेचुरल स्टाइल लगता है, इसे इट ऑल। नौजवानों को बात अच्छी लगी, खान साहब की भी ये बात अच्छी लगती थी कि खान साहब ब्लंट है, किसी डरते नहीं है। तो शेर अफजल मरवत का भी वही स्टाइल था, वो ट्राइबल एरियाज में किया, वो KPK में किया, उसने पहले जलसे किए, गिरफ्तारियां हुई, फिर पंजाब में किया, फिर वो सिंध में किया, फिर इस्लामाबाद, मारे कहीं जेलों में, सब कुछ किया। पार्टी को उसने जो खौफ था, एक साइकोलॉजिकल बैरियर थी, वो बैरियर शेर अफजल मरवत ने तोड़ी। अब डेफिनेटली जब पार्टी के अंदर राइज करते हैं, अचानक करते हैं, जो बैठे मतलब गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, बड़े अरसे से खलीफे बैठे हैं, वो तो इनसिक्योर होते हैं, यार कल का लड़का आया हो, यार इसने हमें साइड पे कर दिया, मतलब हमारी फॉलोइंग नहीं है, उसको ट्विटर फॉलोइंग है, टिकटॉक पे, टीवी शोज, उसका टाइम ही नहीं है, वीलॉग्स हर जगह, बिल्कुल। हाँ, फिर MNA बन गया वो। तो उन लोगों को इनसिक्योरिटीज हुई हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम्स हुए हैं। अल्टीमेटली उन्होंने जाके खान साहब को बताया है, और जो लूज बाल हुई है उससे, उस शेर अफजल मरवत से, वो सऊदी एम्बेसडर वाला बयान था जो नहीं देना चाहिए था, वो उनके लिए डैमेजिंग होगा पार्टी के लिए, वो बिल्कुल उनका गलत स्टाइल था। लेकिन वही वाली बात, आप ऐसे लोगों को संभाल के रखे, संभाल के रखते होते हैं। और अच्छा, पहले भी निकाला था, जो ही निकाला पार्टी फिर बैठ गए थे। अब नोट करें, खान साहब ने फिर उनको बुलवाया, क्योंकि जो बात उन्होंने अभी की है ना, इतनी समझ है खान साहब, इतने इंटेलिजेंट सारे लीडर होते हैं कि किस वक्त किसकी जरूरत है, किसको कब हमने इस्तेमाल करना है। जो सियासतदान दूसरों को इस्तेमाल करता है तो वही सिकंदर है, ये ज़हन में रखें। वही मतलब अच्छा पॉलिटिशियन वही है जो लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है, उनकी क्वालिटीज को, एबिलिटीज को, उनके ख्वाहिशात को एक्सप्लॉइट करना कि इनको करना है। सो उन्होंने शेर अफजल मरवत को दोबारा बुलाया था, हालांकि अलीमा खान साहब ने बड़ी बातें की, दीगर ने की,
क्योंकि खान साहब को पता चला भी लोग तो बाहर ही नहीं आ रहे, ये बंदा ला सकता है। सो अब खान साहब को ये फील हुआ है कि जुनैद अकबर साहब ने जो अपने तोपों के दाने खोले हैं, उन्होंने कहा कि शायद हमें अगर शेर अफजल मरवत की जगह खाली होती है तो शायद जुनैद अकबर जो है ना वो नौजवानों को निकाल लेगा, वो बहुत धुआंधार बड़ी खतरनाक तकरीर कर रहा है, लोगों को आपने कुछ नहीं करना, फायर वर्क करो, जबानी गोलाबारी, जो तोपें गन्ने F-16 मिसाइल JF थंडर है ना यूज करो। सो खान साहब को शायद लगता है कि टाइम आ गया है कि मैं जुनैद अकबर को शायद वो रिप्लेस कर जो विच आई डाउट वो नहीं कर सकेंगे। और जितने लोग वो खान साहब को जाकर जिन्होंने शिकायतें की हैं वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। आप देख लेंगे आने वाले दिनों शेर अफजल मरवत को दोबारा बुलाएंगे खान साहब कि हजूर है पार्टी फिर डेड। वैसे तो शेर अफजल मरवत साहब को रिप्लेस करना जो है वो थोड़ा मुश्किल ही नजर आ रहा है, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है और स्टाइल है और फॉलोइंग बना चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका नुकसान शेर अफजल मरवत को नहीं होना, जितना उसने अपना प्रोफाइल बनाना था, स्पेस बनानी थी, इससे ज्यादा क्या मशहूरी होनी थी जितनी उसको हो चुकी है। ये नुकसान अल्टीमेटली मेरे ख्याल में ये पीटीआई का है। आपको ऐसे लोगों को डिजेस्ट करना चाहिए, चलो वक्ती तौर पर डंप करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। जो निकालने पे तुल गए, शेर अफजल को नुकसान नहीं होगा, आप देख लेंगे पार्टी को नुकसान होगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।